Hello students, welcome back once again to your online video classes. So बच्चों finally you are back with the most important chapter of your standard 12 mathematics, that is your application of derivatives, that is your chapter number 6, जो कि आप लोग का टर्म 1 में आने वाला है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर हो जा रहा है ये टर्म 1 के बेसिस में, जो कि बहुत बच्चों का डाउट्स रहता है ये वाला कॉन्सेप्ट में, इसी के लिए है. और ये पुराना वीडियो भी मैंने इसका डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्लास ही ले जाते हैं अच्छा वाला, जिसमें कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सारा बीट बाय बीट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए भी इफेक्टिव होगा और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्लास को मैंने ऑलरेडी एक मतलब फॉर्मेट में बना दिया है, जिसमें कि हम आज वाले जो क्लास है उसमें हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि हमारा 6.2 का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पूरा देखेंगे. तो ये वीडियो या फिर ये क्लास हमारा 1 आवर अप्रॉक्स होने वाला है. तो नेक्स्ट 1 आवर तक अगर आप लोग अपने पास टाइम है, फ्री टाइम है, तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पूरा 1 घंटा तक बैठ के ये क्लास को अटेंड करो. जो जो नोट्स बोला जा रहा है उसको नोट डाउन करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हो. बट मैं प्रीफर करूँगा अगर आप लोगों के पास फ्री टाइम है तभी ये क्लास को अटेंड करेंगे, वरना अगर आपका आधा घंटे के बाद और कहीं जाना है तो ये क्लास करके कुछ फ़ायदा नहीं है बाद में आके, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है. आप लोग बाद में भी चाहोगे तो इसको देख सकते हो, बट जहाँ पे भी देखोगे आप लोग को पूरा फेज में देखना पड़ेगा, पूरा 1 शॉट में देखना पड़ेगा. ऐसे आधा आधा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट करके देखने से कोई भी मतलब आप लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगा इस चैप्टर को, क्योंकि हर एक बीट में, हर एक लाइन में उसका एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसका पिछला लाइन के साथ. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये चैप्टर, और इस चैप्टर को मिला के डेरिवेटिव के साथ आपका टर्म 1 में 40 मार्क्स से अप्रॉक्स 16 to 17 मार्क्स विल कम. ठीक है, डेरिवेटिव्स दैट इज योर चैप्टर नंबर 5 प्लस ये चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये दोनों को मिला के अप्रॉक्स मुझे याद नहीं आ रहा कि 17 या 18 मार्क, मतलब जस्ट अप्रॉक्स 50% ऑफ योर टोटल मार्क फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स ओनली, कैलकुलस पार्ट. दैट्स वाई ये दोनों चैप्टर मिला के बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम के लिए. ठीक है, तो चैप्टर 5 तो ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा सारे बच्चों का, बट चैप्टर 6 में कहीं ना कहीं आप लोगों का कवर हो तो गया है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारा डाउट्स रह जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन में. तो किस टाइप का क्वेश्चन एराइज हो सकता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, और ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सारा कुछ आज वाले क्लास में हम कवर करने वाले हैं. तो नेक्स्ट 1 आवर तक आप लोग अपने पेन और कॉपी के साथ अच्छे से बैठेंगे और क्लास को अटेंड करेंगे. आई होप माई वॉइस इज़ क्लियरली ऑडिबल एंड द वीडियो इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल. सो अगर आप लोग को दिख रहा है और मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है तो लाइव चैट के ऑप्शन में आप लोग जाके थोड़ा सा यस सर लिख देंगे, रेस्पॉन्स दिया करेंगे क्लास में, तो इंटरेक्टिव क्लास भी बनेगा. और जो जो डाउट्स अगर रहेगा आप लोग उस डाउट्स को एग्जाम्पल में अगर डाउट रहा या फिर कोई भी क्वेश्चन नंबर में डाउट रह रहा है तो यू कैन कॉमेंट इन द लाइव चैट, ताकि मैं उसको देख के बाद में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आफ्टर द क्लास मैं और एक बार पर्सनली आप लोगों को उसको समझा दूंगा. इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो फाइनली सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. देन कॉन्सेप्ट वाइज हम जाएंगे. देखो, एग्जाम्पल बस करने से हमारा कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि कॉन्सेप्ट बस पढ़ लेने से नहीं रहेगा. तो मैंने इसीलिए आप लोग के लिए ये नोट्स इसीलिए बनाया गया है, इसको मतलब देख के कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, उसके साथ उस रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स या फिर जो भी क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, उसको भी हम कवर कर पा रहे होंगे नेक्स्ट 1 आवर में. इज़ दैट क्लियर? सो चैप्टर नंबर 6 एंड 6.2 हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6.1 जो रेट ऑफ चेंज है, और 6.4 इसको थोड़ा मार्क कर लेंगे. 6.2 और 6.4 आपका कोर्स में नहीं है सिलेबस में. 6.1 एंड 6.4. 6.1 इज योर रेट ऑफ चेंज, जो कि हमारा इस बार सिलेबस से हटाया गया है, पिछला बार भी हटाया गया था. एंड 6.4 इज योर अप्रोक्सीमेशन, उसको भी हटाया गया. तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, 6.2, 6.3 एंड 6.5. इज दैट क्लियर? तो अप्रोक्सीमेशन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, देखना 6.4 या कि 6.3 है, जो भी है उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला को हटा के, बाकी ये 6.2 हो गया आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर आ जाएगा आपका टेंजेंट नॉर्मल, फिर आ जाएगा आपका मैक्सिमा मिनिमा. ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट को हमको कवर करना है. तो नेक्स्ट फ्यू डेज में ही हम पूजा वेकेशन के अंदर भी मैं सारा कुछ को कवर कर दे रहा हूँगा. तो अच्छे से आप लोग उसका नोट्स बना दो, अच्छे से उसको प्रिपेयर हो जाओ. आफ्टर द वेकेशन अगर कोई भी डाउट रहा तो ऑफलाइन क्लास में भी हम उसको समझा सकते हैं.
हैं। तो और ज़्यादा बात नहीं करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और जो मैं नोट बोल रहा हूँ या फिर जो समझा रहा हूँ उसको अगर होगा तो रफली नोट डाउन करते चलो। आफ्टर द क्लास टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, जिसमें से कि अगर आपको नोट्स लिखना है तो वहाँ से भी लिख सकते हो। बट अभी अच्छे से समझ जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा और देरी ना करके फिर क्लास को हमारा स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत सारा होने वाला है। दैट मीन्स दैट आपको डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए along with some other concept like revise। आपको क्या क्या करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल, थोड़ा सा बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर ऑडिबल हो रहा है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम भी होगा देन यू कैन जस्ट कमेंट वहाँ पे बता सकते हैं, रेज कर सकते हैं या फिर यस सर या फिर नो सर करके बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी क्लियरली पता चल जाएगा कि बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने, ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको रिवाइज करना है क्या क्या कॉन्सेप्ट, इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है क्या क्या आपको रिवाइज करना है। पहले आपको फंक्शंस का थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए। फिर ऑब्वियसली डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए और लीनियर इनइक्वालिटी जो कि क्लास 11 का पढ़ाई है और जो कि हम एलपीपी में भी यूज़ करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीनों का बेसिक नॉलेज आपको पास होने चाहिए ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास, जिसमें कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होता क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। ये तो हमको पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे उस टाइप का फंक्शंस को, वो हम पहले कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया। पहले ये ग्राफ को नोटिस करेंगे अच्छे से, फिर उसका हम पॉइंट में आएंगे कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। तो पहले ध्यान से बच्चों ग्राफ को नोटिस करो। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ इंटरवल्स मैंने लिया है जैसे कि ए बी सी डी ई, ठीक है। सो दीज आर सम इंटरवल्स जहाँ पे कि हमने एक फंक्शन को ड्रॉ किया है। ये जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये एक फंक्शन है जिसका कि ऐसे हमने ड्रॉ किया है। कहीं पे अप हो रहा है, कहीं पे डाउन हो रहा है। आप साइन एक्स ले सकते हो, कॉस एक्स ले सकते हो, बट वैसा कोई पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे नहीं है। मैंने एक रैंडम फंक्शन लेके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे और कौन सा फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले समझेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शंस का मतलब क्या है। पहले ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देखो। मैंने इंटरवल को ब्रेक किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया है आपका इंटरवल, फिर यहाँ पे बी लिया है, फिर यहाँ पे सी लिया है, फिर यहाँ पे डी लिया है, फिर यहाँ पे ई लिया है, ठीक है। तो दीज आर द इंटरवल। तो वो पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है वो ग्राफ, ठीक है। ए से बी के इंटरवल में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। ए से बी के इंटरवल में देखो ग्राफ ऐसा जा रहा है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ रेड कलर में, ठीक है। फिर जब हम बी से सी आ रहे हैं, बी से सी आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है आपका बी से सी। फिर सी से डी को जाओ, फिर से जब हम सी से डी को जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहा है रेड कलर का, चेक कर लो, ठीक है। फिर डी से ई तक का फिर से चेक करो, फिर डी से ई तक का चेक करो, ये हो गया आपका डी से ई, ठीक है। फिर ई के बाद जो एफ होगा फिर से वो ऊपर होता जाएगा, ठीक है। तो ई से एफ तक जो ग्राफ है ये ऐसे होता जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इंटरवल के थ्रू, अगर हम ध्यान से देखेंगे इंटरवल के थ्रू, तो हम x को ऑब्वियसली राइट साइड में मूव कर रहे हैं। हमारा जो x है वो हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है, लाइक दिस मूव कर रहा है। बट जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है हमारा, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। देखो फंक्शन का वाई एक्सिस में वो मूव करेगा, ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे में जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। तो अगर मैं ए से बी का इंटरवल को देखूं, ए से बी का इंटरवल को देखूं, तो जब हम x को राइट साइड मूव कर रहे हैं, y भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चेक करो ये वाला उसका ऊपर गया। इज दैट क्लियर? फिर जब हम b से c जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम x को तो राइट साइड ले रहे हैं, बट जो फंक्शन है वो ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, ग्रेजुअली क्या होता जाए, मैं अभी देखो ग्रेजुअली वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो चेक कर लो, नेगेटिव के थ्रू जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, कमता जा रहा है, ठीक है। फिर से मैं सी से डी तक जा रहा हूँ, सी से डी, चेक करो सी से डी, फंक्शन कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है।
फिर जब हम डी से ई आ रहे हैं, फिर से वो क्या कर रहे हैं, चेक कर लो, फिर से वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फिर से जब हम ई से आगे जा रहे हैं, ई से आगे जा रहे हैं, तो फिर से वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो ब्लैक वाला पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, ब्लैक वाला जो पार्ट है बच्चों, वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, जितना हम एक्स को अप्रोच करते जा रहे हैं राइट साइड में, इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन भी हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। और बी से सी और डी से ई में, ध्यान से अगर देखेंगे, बी से सी और डी से ई में हमारा जितना हम राइट साइड में जा रहे हैं, फंक्शन हमारा उतना ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है, वहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा। आई होप इतना तक क्लियर है। थोड़ा सा लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, इतना तक तो सबका क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम ए से बी, सी से डी और ई से एफ, मतलब अगर मैं ये वाला इंटरवल को एफ दे दूँ, ये वाला इंटरवल को हम एफ दे दे रहा हूँ, ये वाला इंटरवल को हम ई से ई के बाद हम एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो वाला इंटरवल को मैं एफ दे रहा हूँ। तो ए से बी, सी से डी और ई से एफ जब हम जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है, वहाँ पे वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब एक्स को हम जब राइट साइड में मूव कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन का वैल्यू। बट हम जब बी से सी और डी से ई जा रहे हैं, फंक्शन क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जब हम, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, जब हम, बहुत ध्यान से अभी देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि जब हम ए से बी और सी से डी जा रहे हैं, ए से बी और सी से डी और ई से एफ, मैंने यहाँ पे इंटरवल नहीं लिया था इसलिए ई से एफ को ऐड नहीं किया है, तो ए से बी और सी से डी जा रहा है। एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम राइट साइड, वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। एक्स इंक्रीज कर रहा है तो एक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। in that case f of x is increasing to that interval, for that interval, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आ गया कि जब हम x को मूव कर रहे हैं या फिर x को इंक्रीज कर रहे हैं, y भी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस वी कैन से f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट फॉर दैट इंटरवल ओनली, वही इंटरवल में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आ गया। यस सर, ये तो समझ में आया, लिख देंगे थोड़ा नीचे। और फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ध्यान से देखेंगे कि बी से सी में, बी से सी में, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखो, जब हम बी से सी जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, कौन सा इंटरवल से कौन सा इंटरवल, बी से सी इंटरवल जा रहे हैं, बी से सी, चेक कर लो यहाँ पे बी से सी और डी से ई, बी से सी और डी से ई, एक्स को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट साइड में ले रहे हैं, बट फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो एक्स तो इंक्रीज कर रहा है, वाई या फिर वाई क्या होता है, फंक्शन ही होता है ना, वो डिक्रीज कर रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर दैट केस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर दैट इंटरवल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्या पता चला कि x अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर y भी इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। बट x भी इंक्रीज कर रहा होगा, बट y डिक्रीज कर रहा होगा। जितना हम x को आगे कर रहे हैं, y धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। उस पर्टिकुलर इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में उसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो वही सेम फंक्शन होगा, बट इन द डिफरेंट इंटरवल्स वो अपना फंक्शन का वैल्यू को चेंज करेगा। जहाँ पे देख रहे हो कि x को बढ़ा रहे हो, फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे उसका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया वो वाला फंक्शन पर फॉर दैट इंटरवल। और जहाँ पे x को इंक्रीज कर रहे हो बट एफ ऑफ एक्स या फिर y डिक्रीज होता जा रहा है, फॉर दैट इंटरवल फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप इतना तक तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा जो भी बच्चे यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे देंगे कि सर क्लियर है कि नहीं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली में क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। केस 1 में देखेंगे थोड़ा, इतना तक तो सबका क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन भी कर लिए होंगे सब बच्चे या फिर स्क्रीनशॉट ले गए होंगे। अभी ग्राफिकली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। केस 1 में क्या बोल रहा है, इफ
इन ए फंक्शन x1 एंड x2 भी 2 पॉइंट, अगर मैंने x1 और x2 को 2 पॉइंट लिया है, अगर मैंने x1 और x2 को 2 पॉइंट लिया है और अगर मैं x1 को x2 से बढ़ा ले रहा हूँ, देखो ऑब्वियसली बात है कि x1 यहाँ पे राइट साइड में है, x2 लेफ्ट साइड में है, तो राइट एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस में जो राइट साइड में रहता है ऑब्वियसली उसका कोऑर्डिनेट या फिर उसका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो मैंने क्या किया ना, x1 जो है वो x2 से मैंने बढ़ा लिया है, x1 जो है वो x2 से मैंने बढ़ा लिया है। और अगर आपका फंक्शन का वैल्यू भी एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू से बड़ा हो रहा है, अगर आपने x1 और x1 को x2 से बढ़ा लिया और फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 हो रहा है, फॉर दैट केस वी कैन से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वी कैन से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर्मल इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एक होता है आपका SI दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और होता है नॉर्मल, और एक खाली ओनली इंक्रीजिंग लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर्मल इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पे मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, एक में ऐसे हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक मैं क्या करूँगा ना, मैं ऐसे थोड़ा मतलब इंक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से इंक्रीज करेगा, फॉर दैट केस इट इज़ कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे मैंने दो फिगर भी बना के दिखाया, आपको देखो चेक कर लो, यहाँ पे भी दो फिगर बनाया गया है, जहाँ पे कि यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कि इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कि फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज ही करता जा रहा होगा। बट ओनली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जबकि वो इंक्रीज तो कर रहा है बट फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, फिर से इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग। वहाँ पे आप स्ट्रिक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ वैल्यू में फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक को बोला जाता है एस आई दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक को बोला जाता है ओनली इंक्रीजिंग। एस आई और आई में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एस आई में हमेशा वो इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहेगा, बट ओनली इंक्रीजिंग में इंक्रीज तो करेगा बट कोई ना कोई पॉइंट में वो थोड़ा सा कांस्टेंट होने का चांसेस हो सकता है। इतना तक तो पूरा क्लियर है। अभी ग्राफिकली भी हमने समझ लिया कि अगर आप लोगों ने x1 और x1 x2 से बढ़ा ले रहे हो और आप प्रूव करके दिखा दे रहे हो कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू फंक्शन ऑफ x2 का से वैल्यू से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन वो पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होगा, SI होगा, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इतना तक बच्चों पूरा क्लियर है? थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया करेंगे। और वही सेम कॉन्सेप्ट को अगर x1 ग्रेटर देन x2 लिया, बट एफ ऑफ x1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब वो ऑब्वियसली एफ ऑफ x1, यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ x1 लिया, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ x1 लिया, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ x2 लिया, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ x1, सॉरी मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिया था हमने, सॉरी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ये लिया, यहाँ पे मैंने x1 ले लिया, यहाँ पे x2 लिया, क्योंकि x1 मैंने x2 से बड़ा लिया है ना, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ x1, ये हो गया आपका एफ ऑफ x2, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से बड़ा तो होगा क्योंकि इंक्रीजिंग होगा। बट अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे अगर हम ले जा रहे हैं, कहाँ पे बोलो, यहाँ पे एफ ऑफ x1, यहाँ पे एफ ऑफ x2, तो हो सकता है ना कांस्टेंट है, मतलब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 वैल्यू सेम भी हो सकता है, यहाँ पे इसीलिए हमने इक्वल लगा रहे हैं, वहाँ पे ओनली ग्रेटर देन था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे रहे हैं। तो ग्रेटर तो होगा एफ ऑफ x1, बट कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ x2 से सेम भी हो सकता है, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा गया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओनली इंक्रीजिंग, बट इन दैट केस वी कैन से इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप इतना तक तो बच्चों क्लियर है। तो क्या समझ में आया आपको? ग्राफ को देख के हमेशा तो आप नहीं बता सकते हैं ना कि हमको सब फंक्शन का ग्राफ भी पता नहीं है, उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला छोटा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि पहले आप लोगों को x1 ग्रेटर देन x2 ले जाना है, और अगर आपका मिल रहा है कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो इन दैट केस वी कैन से इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर x1 को x2 से बढ़ा ले रहे हो, एफ ऑफ x1 इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 वैल्यू अगर सेम आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट आ जा रहा है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट से इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट वी कैन ओनली से इट इज ए ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्सक्यूज मी। आई होप बच्चों ये तक इतना तक तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर्मल इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दिया करेंगे कि हाँ सर क्लियर है बोल के। सेम वे में अगर हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो ऑब्वियसली एक फंक्शन आपका
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और एक फंक्शन आपका नॉर्मल डिक्रीजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या किया, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, जैसे इंक्रीज हो रहा था ऐसे डिक्रीज कैसे होगा, ऐसे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नॉर्मल इंक्रीजिंग कैसे हो रहा था, ऐसे होके कांस्टेंट होता था, डिक्रीजिंग भी कैसे होगा, ऐसे होगा थोड़ा कांस्टेंट होके फिर डिक्रीज करेगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉर्मल डिक्रीजिंग। तो ऊपर यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है इट इज फॉर योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे कांस्टेंट हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, दिस इज फॉर योर नॉर्मल डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नॉर्मल डिक्रीजिंग। पूरा क्लियर है बच्चों? तो अब पहले डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का समझते हैं कि मैंने यहाँ पे एक x1 लिया, यहाँ पे एक x2 लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दिख रहा है कि f ऑफ x2 का वैल्यू f ऑफ x1 से बड़ा हो जा रहा है। तो अगर आप x1 इज ग्रेटर देन x2 ले रहे हो बट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिल रहा है आपको, वहाँ पे क्या मिल रहा था, ग्रेटर लेंगे तो ग्रेटर मिल रहा था, लेस लेंगे तो लेस मिल रहा था, सेम मिल रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर x1 ग्रेटर देन x2 लिया और f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मिल गया, मतलब फंक्शन f ऑफ x1 का वैल्यू f ऑफ x2 से लेस हो गया, तो इन दैट केस वी कैन से इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर बच्चों? तो वहाँ पे आपका x1 ग्रेटर देन x2 कहाँ पे, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप क्या ले रहे थे, x1 इज ग्रेटर देन x2 और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिल रहा था। बट डिक्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, कि वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको x1 इज ग्रेटर देन x2 लिया बट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिल गया, और वहाँ पे लेस देन ही होगा, कहीं पे भी चांस नहीं है कि सेम रहेगा। तो इन दैट केस वी कैन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नॉर्मल डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे कि ऐसा कुछ पॉइंट्स मिल सकता है जहाँ पे कि दोनों f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वैल्यू सेम हो सकता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लेस देन इक्वल टू। सो इन दैट केस इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 बट f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2, देन दैट केस इज कंसिडर्ड इट ओनली डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आई होप इतना तक क्लियर है। फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर दो कि अगर ध्यान से देखो अभी रिवाइज कि x1 इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिला तो हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 देन इट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। फिर यहाँ पे देखेंगे डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 बट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 देन इट इज कॉल्ड ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सारे केस में आपको x1 और x2 को ग्रेटर लेना है, फिर फंक्शन का वैल्यू को चेक करके बताना है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नॉर्मल डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर नॉर्मल इंक्रीजिंग है। इतना तक बच्चों आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। तो अगर क्लियर है तो थोड़ा सा यस सर लिख देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताएंगे, तो मैं आपको आफ्टर द क्लास फिर से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, समझो। सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को बच्चों देखो अभी कि कहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंक्शन को यूज करते हैं। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया है और यहाँ पे फूड प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोड्यूस लिया है, कहीं पे एक पार्टी हो रहा है या फिर स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है जहाँ पे कि खाना बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगा, जितना हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है जितना हम स्टूडेंट को लाएंगे, जितना स्टूडेंट को हम ऐड करेंगे, उतना हमको फूड भी चाहिए एक्स्ट्रा। तो अगर हम 100 बच्चे के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वही 100 बच्चे को अगर मैं 500 बच्चे में कन्वर्ट कर दूं, मतलब और 400 बच्चे एक्स्ट्रा ला लूं, तो फूड क्या उतना ही हो जाएगा जितना 100 बच्चे खाने वाले थे? ऑब्वियसली नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बढ़ाएंगे उतना फूड प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक्स भी इंक्रीज करेंगे तो वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन दैट केस वी कैन से दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ योर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग इट मे बी नॉर्मल इंक्रीजिंग, इट मे बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट इंक्रीजिंग के केस में दोनों ही आ जा रहा है। तो हम इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक्स को बढ़ा रहे हैं और फंक्शन भी बढ़ रहा है, एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई भी इंक्रीज कर रहा है, फॉर दैट केस यू कैन से इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीज इन इनपुट, इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीज इनपुट को इंक्रीज करोगे और अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो फॉर दैट केस वी कैन से इट इज ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ए इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या है, बहुत सिंपल। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा को मैं जितना बढ़ाऊंगा, सेविंग्स उतना क्या बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, हम जितना खर्चा करेंगे सेविंग्स उतना घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसा होगा क्या कभी कि एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे फिर सेविंग्स भी आपका बढ़ेगा? तब तो मैं हर रोज 500 खर्चा करने बैठूंगा ताकि मेरा सेविंग्स भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली नहीं होगा वैसा। आप जितना एक्स को इंक्रीज करेंगे वाई उतना ही घटता जाएगा।
तो इंक्रीज इन इनपुट बट डिक्रीज इन आउटपुट, आप इनपुट को जितना इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट उतना ही डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर पूरा बढ़ा दो, सेविंग्स पूरा जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ योर डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल यू कैन से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। फिर ये तो हमने पढ़ा आपका ओनली नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट अभी तक हमने डेरिवेटिव का यूज अभी तक नहीं किया है। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव का यूज करके एक बार देखते हैं कि डेरिवेटिव का यूज करके कैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिटरमाइन करेंगे या फिर जज करेंगे। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ, तो इसलिए इतना तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। पहले एक बार लिख देंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बच्चों का क्लियर हुआ है। आई होप जितना भी बच्चे यहाँ पे है, जितना हमने पढ़ा अभी तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, सारा बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा नॉर्मल वे में पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा डाउट अगर रह गया उसको सर्कल करके रखना, आफ्टर द क्लास मुझे भेज देना, ताकि मैं उसको और एक बार अच्छे से क्लियर कर दूँ आप लोगों को पर्सनल विंडो में। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया बात। अभी आते हैं सर एंगल रिप्रेजेंटेशन में। एंगल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप 11 क्लास में चलते हैं अभी स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, बहुत सही सर, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया उसको इंटरवल में। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ मैंने ले लिया, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डिक्रीज कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जहाँ पे एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई भी बढ़ रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया। जहाँ पे वाई घट रहा है, एक्स बढ़ा रहे हैं बट वाई घट रहा है, वहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। तो फॉर दैट केस अगर मैं उसको अच्छे से ब्लैक पेन में या फिर ब्लैक डॉट में करना चाहूँ, तो अगर मैं इंटरवल को ऐसे ब्रेक किया, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ उसको। अभी देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे इसको थोड़ा सा, ये भी समझने का बात है एक बहुत बड़ा। तो अगर मैं इसको इंटरवल में यहाँ पे ब्रेक किया और इसमें मैंने ये वाला को ऐसे कर दिया और पेन को चेंज करके डिक्रीजिंग को ऐसे कर दिया, मुझे इतना तक का काम है, इतना तक का काम है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक वाला हमारा इंक्रीजिंग हो गया और पिंक वाला हमारा डिक्रीजिंग हो गया। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर पेन में, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ T2। तो ये हो गया आपका टेंजेंट T1 और एक में हो गया टेंजेंट T2, सॉरी मेरा, हाँ, एक में हो गया टेंजेंट T1, एक में हो गया टेंजेंट T2। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब उसका एंगल मेजर करते हैं, क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट थीटा लेता है उसको ही हम एंगल लेते हैं। एंगल रिप्रेजेंटेशन में हमको बोला गया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट का जो हमारा एंगल रहता है उसी को हम एंगल कंसिडर करते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे भी तो ये एंगल हो रहा है, बट वो वाला एंगल को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का हो जा रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट का जो एंगल होता है उसको ही हम थीटा लेते हैं। सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका सपोज मैं इसको θ2 ले रहा हूँ, इसको θ1 ले रहा हूँ, तो मैं इसको सबको ब्रेक कर रहा हूँ। अभी ध्यान से देखो, तो मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, ये वाला पहला को मैंने ले लिया θ1, ये हो गया आपका θ1 सपोज, ये हो गया आपका θ2। तो θ1 आपका क्या दिख रहा है, एक्यूट दिख रहा है। θ2 आपका क्या दिख रहा है, ऑप्टिक्स दिख रहा है 90 से बड़ा। अभी आप लोग ध्यान से अगर सोचोगे, ध्यान से सोचो, मैं और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सोचो मैं जो जो बोल रहा हूँ अभी, कि अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला इंटरवल था ना आपका, ये वाला मैंने ब्रेक किया था, तो यहाँ पे जितना तक इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा मैं ब्लैक पेन उसको कर दे रहा हूँ, जहाँ तक वो इंक्रीज हो रहा है, ब्रेक कर दिया मैंने, तो वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे T1 ड्रॉ किया है, अगर मैं यहाँ पे और एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मैं अगर यहाँ से मतलब टेंजेंट बहुत सारा टेंजेंट में ड्रॉ करूँ, सबका थीटा जो होगा, ध्यान से समझो, ध्यान, सॉरी बच्चों मेरा आवाज़ चला गया था। तो मैं बोला कि यहाँ पे इंटरवल मैंने अगर यहाँ पे ब्रेक किया, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने यहाँ पे इसका इंटरवल ब्रेक किया, तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल में जो इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे मैं जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, उनका जो भी थीटा रहेगा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है एक वो वाला ग्राफ में। तो वहाँ पे जो हमारा एंगल रहेगा, जितना भी एंगल क्रिएट होगा, ये सारा एंगल
सारा एंगल क्या होगा वहाँ पे, एक्यूट एंगल ही होगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो सारा एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। एक्यूट से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा करने से 90 हो गया, 90 में तो ऐसे हो रहा है, बट वो पैरेलल नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली 90 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे जितना भी एंगल मिलेगा सारा कुछ एक्यूट में मिलेगा। तो आपको क्या पता चला कि इंक्रीजिंग वाला जितना भी टेंजेंट हम इंक्रीजिंग फंक्शन वाला में जितना भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सबका जो एंगल होगा वो क्या देगा हमको, एक्यूट एंगल देगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम डिक्रीजिंग वाला केस में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, डिक्रीजिंग वाला केस में जैसे कि यहाँ पे हम जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये वाला तो T2 खींचा गया है, मैं और जितना भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो वाला ग्राफ में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारा एंगल होगा, जो भी हमारा θ2 होगा, वो हमेशा आपको क्या देगा, ऑब्ट्यूस एंगल देगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वाला फंक्शन में जितना भी आपको बनाया जाएगा वो आपको एक्यूट एंगल ही देगा, और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन में जितना भी आपको बनाया जाएगा एंगल, उसका जो एंगल होगा टेंजेंट के साथ वो हमेशा क्या देगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल देगा। ये तो क्लियर हो गया सबका, ये क्लियर हो गया बच्चों सबका। इंक्रीजिंग वाला एंगल फंक्शन में हमारा जो टेंजेंट के साथ एंगल क्रिएट करेगा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन में जितना भी हम एंगल क्रिएट करेंगे उसमें हमेशा वो क्या देगा, आपको ऑब्ट्यूस एंगल देगा। इतना तो सबका क्लियर है। तो मैंने लेट यहाँ पे एक T1 लिया है जो कि θ1 दिया है, और डिक्रीजिंग से एक रैंडम लिया है T2 टेंजेंट जिसका कि एंगल कितना है, θ2। तो हमने जस्ट अभी क्या बोला, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट पॉजिटिव। तो क्या हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन का बात अगर ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन का बात ध्यान से देखो, अभी अगर हमारा θ1 क्या हुआ, एक्यूट हुआ, जो कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन में लिया था, तो θ1 एक्यूट मतलब उसका एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 0 से π/2 के बीच में रहेगा। और इधर में अगर डायरेक्टली देखेंगे ऑब्ट्यूस अगर हम ले रहे हैं तो थीटा जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 90 से 180 के बीच में रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल 90 से 180 के बीच में रहता है। अभी ध्यान से अगर देखेंगे कि 0 से π/2 में tan थीटा क्या रहता है, अगर मैं ASTC रूल फॉलो करूं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। बट π/2 से पाई में tan थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आया, नेगेटिव आया, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आया, पॉजिटिव आया। इतना तक क्लियर है सबका, बहुत सही। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज लेस देन 0। और अगर tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 हुआ, tan थीटा इज नथिंग बट योर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम dy/dx में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली tan थीटा अगर ग्रेटर देन 0 हुआ देन dy/dx इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और अगर tan थीटा लेस देन 0 हुआ देन dy/dx इज लेस देन 0। और हमने एक्यूट एंगल का किसके साथ रिलेशन बनाया था, इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ, और ऑब्ट्यूस एंगल का किसके साथ रिलेशन बनाया था, देखा था क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। तो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो हमको एक क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ पे आपका फंक्शन, देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपका फंक्शन क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है, जैसे कि ये वाला, वहाँ पे ऑब्वियसली थीटा क्या है, एक्यूट है होगा, और वहाँ पे हमारा dy/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे जो फंक्शन का dy/dx या फिर f' या फिर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सही, यस सर या नो सर लिख देंगे। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे इंक्रीजिंग, जैसे कि ये इंक्रीजिंग है तो उसका थीटा हुआ एक्यूट, और एक्यूट अगर थीटा हुआ तो हमने दिखा दिया कि dy/dx उसका बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0। तो अगर हम सारा को सम अप कर दें तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है वहाँ वहाँ पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात। और जहाँ जहाँ पे वो डिक्रीजिंग फंक्शन दे दिया आपको लाइक दिस, वहाँ वहाँ पे आपका थीटा हमेशा क्या दे देगा, ऑब्ट्यूस एंगल देगा। और जहाँ जहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस हुआ वहाँ वहाँ पे आपका डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। और जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन 0, वहाँ वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर। पहला वाला मेथड में हमको x1 x2 ले रहे थे, वहाँ से f(x1) f(x2) निकाल रहे थे, बट सिंस वी आर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो
क्या पता चला फिर आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन अगर दिया है तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा उसका लेस देन जीरो होना चाहिए। आई होप इतना तक तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एक्यूट का मैंने बता भी दिया क्यों यहाँ पे dy by dx जीरो से बड़ा हो रहा है और यहाँ पे ऑप्टिक्स में क्यों जीरो से कम हो रहा है, तो सारा कुछ का कॉन्सेप्ट बता दिया। क्योंकि देखो अगर मुझे बोलना होता तो मैं एक स्टेप में बोल देता कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव जीरो होना बड़ा होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए, बट उसको समझाने के लिए मुझे पूरा समझाना पड़ा। एंड आई होप पूरा बच्चों का क्लियर भी हो जाना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम समरी में ध्यान से देखें, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा, तो एट द एंड हमको क्या समरी मिल रहा है, क्या हमने पढ़ा अभी तक, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बट वो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मुझे 30 मिनट लग गया, क्योंकि समझाना इज़ मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि बोलना होता तो एक स्टेप में बोल देता, आप लोग को याद भी रह जाता, बट क्यों हो रहा है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखूँ तो ऑब्वियसली बात है ये इंक्रीजिंग है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये SI का ग्राफ है, बट ये ओनली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, और एक बात कि एफ डेस एक्स अगर जीरो हुआ तो वो इंक्रीजिंग हो रहा है, बट वो ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो वो स्ट्रिक्ट ओनली इंक्रीजिंग हो गया। इज दैट क्लियर? देखो जहाँ पे ऐसे लेस देन हो गया तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा देना, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा ओनली इंक्रीजिंग होगा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड इफ f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2 देन इट इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात अगर करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया। अगर ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो ये वाला आपका ओनली डिक्रीजिंग और सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाला आपका हो गया ओनली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कांस्टेंट होकर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स अगर लेस देन जीरो हुआ पूरा स्ट्रिक्टली लेस देन, तो वहाँ पे हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लेस देन और इक्वल जीरो होने का चांस हो रहा है तो वो हो रहा है आपका नॉर्मल डिक्रीजिंग। और पहला वाला मेथड में देखें तो x1 x2 से बढ़ा लेंगे और f of x1 f of x2 से छोटा हो गया तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f of x1 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, इक्वल होने का चांस है, तो इट इज कॉल्ड ओनली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर्मल डिक्रीजिंग का भी हो गया। और एक छोटा सा दो ठो एक्सेप्शन केस रहता है जिसको कि आपको ध्यान से देखना है, क्या है दो ठो लास्ट केस। ये तो फोर्थ स्टेप तक हमने पढ़ लिया, फिफ्थ और सिक्स स्टेप क्या होता है कि अगर कांस्टेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है ना, डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो रहता है। ये बात याद रखना कि अगर ग्रेटर भी नहीं हुआ लेस भी नहीं हुआ, कॉन्स्टेंटली जीरो ही हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो 6 नंबर का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, देखो कि अगर आपका फंक्शन एक ही पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटरवल ले रहा हूँ कि जैसे ये वाला आपका ए हो गया, ये वाला आपका सपोज बी हो गया, सेम ही इंटरवल में, बट वही सेम ही इंटरवल में वो एक जगह में इंक्रीज कर रहा है फिर या फिर डिक्रीज कर रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सेम ही इंटरवल में ये ए बी का इंटरवल है, ये ए और बी का इंटरवल है, वही सेम ही इंटरवल में वो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। मतलब समझ रहे हो तो कि एक ही सेम इंटरवल में वो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट, ना ही वो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आधे में वो इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है। तो सर हमने अभी तक तो वही कर रहे थे ना इंक्रीज के, बट वो पर्टिकुलर इंटरवल में था। हमको क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में आइदर वो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाएगा। तो वो वाला डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो वो वाला केस को हम स्पेशल केस में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों? सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक बार रिव्यू कर लो, ये वाला आपका ग्राफ हमने पढ़ा, फिर हमने सीखा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने पढ़ा, केस 1 केस 2 देखे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता था, फिर सम एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या, इंक्रीज इन इनपुट इंक्रीज इन आउटपुट होगा तो इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन इनपुट पर डिक्रीज इन आउटपुट होगा तो डिक्रीजिंग हो गया। फिर एंगल रिप्रेजेंटेशन ने पढ़ा कि थीटा अगर एक्यूट हुआ तो क्या होगा, एक्यूट ऑप्टिक्स हुआ तो क्या होगा, एक्यूट हुआ तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ऑप्टिक्स हो रहा है तो डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो रहा है। और एक्यूट फंक्शन किसको डिनोट करता था, इंक्रीजिंग को, ऑप्टिक्स होता था डिक्रीजिंग को। तो इससे ये पता चला कि इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो होता है।
और अगर ओनली लेस देन हुआ, ओनली ग्रेटर देन हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो ओनली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे हमने समरी में पढ़ा फिर कि अगर यहाँ पे ओनली ग्रेटर सॉरी अगर अरे हाँ, अगर ओनली ग्रेटर देन हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या कि अगर ओनली लेस देन एफ डेस एक्स इज लेस देन जीरो हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर लेस देन इक्वल टू हो रहा है तो ओनली डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे एफ डेस एक्स अगर जीरो हो तो कांस्टेंट फंक्शन, और अगर एक ही इंटरवल में वो इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है तो दैट केस इज कंसिडर्ड इट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो दीज आर द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको कि यूज करके आपको एग्जाम्पल्स करना है, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है बच्चों, जिसको कि आप करने के बाद आप लोग आराम से 6.2 को अच्छे से 1 by 1 खुद से कर पाओगे। तो मैंने 6.2 यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, 7 तो एग्जाम्पल है टोटल एनसीईआरटी का, पहले उसको बीट बाय बीट समझ लेते हैं। अगर फिर आपको लगा, आप लोग फिर ट्राई करना 6.2 को खुद से, 6.2 को खुद से ट्राई करेंगे। अगर हो गया, आई होप कि हो जाना चाहिए, बट अगर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं भी हुआ तो अगर आप लोग कमेंट करोगे नीचे में तो उसका भी एक प्रिसाइज वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। बट पहले समझ लेते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल्स कैसे हो रहा है और कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। एक में बोला होगा कि फाइंड द इंटरवल बोला होगा, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर बोला होगा प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट आएगा नहीं तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ भी वो बना सकता है। वो प्रूफ को बोल देगा कि एफ ऑफ एक्स इज 7x - 3 इज डैश, तो एमसीक्यू का कुछ भी नहीं है, वो कहीं से भी डाल सकता है। तो दोनों ही मेथड को आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम टाइप 1 का क्वेश्चन कुछ करेंगे, जहाँ पे कि प्रूफ करके आपको दिखाना है कि एक फंक्शन ऐसा ही हो रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल में। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में बोला है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, और एक बात ध्यान से पहले ये कर लो, तो ये बोला है कि फंक्शन एक गिवन है, वो हमारा इंक्रीजिंग होना है। तो मैंने जो पहला मेथड बोला था x1 x2 वाला लेके, तो वो वाला मेथड करने से लेंदी होगा, तो वो वाला मेथड मैं नहीं कर रहा, आप लोग ट्राई कर लेना, बुक में दिया है। तो मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव मेथड आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए। डेरिवेटिव में हार्डली 2 या 3 स्टेप में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोला है कि एक फंक्शन गिवन है f7x - 3, और वो क्या बोला है, इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे, रियल नंबर r में इंक्रीजिंग होगा। तो पहले तो आपको गिवन लिखना है फंक्शन इक्वल टू 7x - 3, उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग, अगर जीरो हुआ तो कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट तो नहीं देगा, वो देगा तो इंक्रीजिंग वाला देगा या फिर डिक्रीजिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपको देखना है बस कि डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव निकल रहा है या फिर नेगेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 था, एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा फिर बच्चों, ऑब्वियसली 7, इसका डेरिवेटिव 7 हो गया। तो 7 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 7 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो लेस तो कभी भी नहीं होगा 0 से। 7 इज ग्रेटर देन 0, और अगर 7 इज ग्रेटर देन 0 यू कैन राइट एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अगर सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इक्वल होने का चांस नहीं है उसका, तो ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देन ऑब्वियसली यू कैन से एफ ऑफ एक्स इज एस आई, जहाँ जहाँ पे एस आई लिखा है दैट मीन्स यूर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट हमको प्रूव करने क्या बोला था, हमको प्रूव करने बोलता कि वो इंक्रीजिंग है, तो हम लिख लेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आपने सर बोला था एस आई और आई तो अलग अलग होता है, यहाँ पे आपका एस आई निकला, बट आई कैसे हम लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटा सा नोट्स लिख दिया है। मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, पहले इसको आप लोग ध्यान से समझ जाओ ये मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखो कि ऑल इंक्रीजिंग फंक्शंस आर सेड टू बी मे और मे नॉट बी एस आई। सब इंक्रीजिंग फंक्शन को हम एस आई नहीं बोल सकते, सारा इंक्रीजिंग फंक्शन को हम एस आई नहीं बोल सकते, बट all SI function means all strictly increasing functions are always increasing. Is that clear? तो SI अगर हुआ तो हम उसको always increasing बोल सकते हैं, क्योंकि वो increasing का ही केस जा रहा है, but all increasing function are not always SI, strictly increasing.
हमेशा वो इक्वल मतलब जीरो नहीं होगा बोल का मायने नहीं है। तो ये बस ध्यान में रखना है आपको कि जहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है उसको डायरेक्टली आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं ले सकते, बट अगर कहीं पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल रहा है जैसे कि यहाँ पे निकला था, उसको आप ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे जगह में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, कहाँ पे इंक्रीजिंग दिया है, कहीं पे आंसर जब अप्लाई निकलेगा कहीं पे आपका ऐसा ही निकल रहा होगा बट आपको प्रूव करने बोला गया इंक्रीजिंग, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका ऐसा ही निकल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल भी रहा है, तो उसको आप इंक्रीजिंग करके कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आपका कहीं पे इंक्रीजिंग निकल रहा है तो उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंसिडर नहीं कर सकते। वो छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया। तो सिंस यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला था, तो मैं उसको क्या कंसिडर कर सकता हूँ, ओनली इंक्रीजिंग करके भी कंसिडर कर सकता हूँ। और वही बात अगर कहीं पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकल रहा है तो वहाँ पे आप उसको नॉर्मल डिक्रीजिंग का केस में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सही। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीटेड बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। 2 में क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भी बोला है सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे भी एक फंक्शन दिया है, बोला है कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है कहाँ पे, आर में। तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ एक्स लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। फिर हमको क्या करना है, हमेशा आपको एफ डेस एक्स को कंसिडर करना है। तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। मैंने बोला ना, अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हो तो यू मस्ट क्लियर योर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वरना फिर बोलोगे सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं फिर डेरिवेटिव नहीं आता, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव निकाल है तो हमेशा क्या करना है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में रखना, फैक्टराइज फॉर्म में रखना। ठीक है ना, फैक्टराइज फॉर्म में रखने के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ से मुझे 3, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 4 है, 4 से हम 3 कॉमन ले सकते, तो मैंने उसको क्या किया ना 3 + 1 में ब्रेक कर दिया। 3 + 1 में ब्रेक करने से क्या होगा ना, ये पहला 3 से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो गया 3 × x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? तो वहाँ पे क्या हो गया, ये वाला टर्म को देखो, ये वाला टर्म को देखो ध्यान से, अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया क्या, ये वाला आपका क्या टर्म हो गया, 3 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोला है तो कोई भी एक स्क्वायर जब होगा ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। किसी भी नंबर x के जगह में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, -1 करके अगर उसका स्क्वायर कर देंगे ऑब्वियसली इट विल गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू। और अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू तो +1 करने से भी ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये तो आपका पॉजिटिव था, फिर से +1 कर दिए तो टोटल क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0, और अगर टोटल क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0 देन वी कैन से एफ डेस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यस और नो? 0 होने का चांस कभी भी नहीं है, तो वो कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंसिडर किया, क्योंकि 0 होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम नॉर्मल इंक्रीजिंग लिखते, बट वो 0 होने का चांस नहीं है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखे, बट हमको प्रूफ क्या करना है, इंक्रीजिंग। और मैंने क्या बोला, अगर ऐसा ही है तो उसको हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, इंक्रीजिंग में कंसिडर कर सकते हो। इसीलिए मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, therefore f of x is I on r। I means increasing, SI means strictly increasing। is that clear बच्चों? तो एग्जाम्पल नंबर 2 को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, एंड आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर हम समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में भी क्लियर है, पहले हमने एफ डेस एक्स निकाल के देखा कि वो ग्रेटर देन 0 हो रहा था। सेकंड एग्जाम्पल में भी जब हमने एफ डेस एक्स निकाला फिर फैक्टराइज के फॉर्म में रख दिया, वहाँ पे भी हमने लास्ट में क्या देखा, जो भी वैल्यू हम एक्स में पुट करेंगे वो आइदर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो 0 भी नहीं हो रहा था क्योंकि +1 दे दिया है, तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी निकला वो ग्रेटर देन 0 ही निकला। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 निकला तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, बट वो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं किसमें, ओनली इंक्रीजिंग में। दैट्स वाई द फंक्शन इन एग्जाम्पल नंबर 2 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। Is that very much clear बच्चों? Coming back to the example number 3, this is a trigonometric function that is your cos x। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। बोला है कि f of x is cos x। प्रूफ करने बोला है, प्रूफ दैट ये डिक्रीज होगा 0 से पाई में, इंक्रीज होगा पाई से 2 पाई में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जो स्पेशल केस हमारा केस 6 था 0 से 2 पाई में वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला था, जब भी आपको फंक्शन गिवन होता है हमको, हमारा काम फंक्शन से नहीं है, हमारा फंक्शन उसका डेरिवेटिव से। तो मैंने पहले उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, cos x था तो उसका डेरिवेटिव कितना हो गया, -sin x हो गया। तो आपको देखना क्या है कि 0 से पाई में डेरिवेटिव क्या हो रहा है। तो मुझे cos x से मतलब नहीं है, मैंने पहले से ही बोल दिया, मुझे sin x से मतलब है। तो sin x से अगर मतलब है तो मुझे क्या पता है, पहले मैंने, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है,
तो 0 से पाई में साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। बट मैं अगर जब भी 3 इज क्या होता है, 3 इज लेस देन 4, बट अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूं तो -3 इज ग्रेटर देन -4 होता है कि नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी क्वांटिटी में हम दोनों साइड में नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन विल बी चेंज्ड और साइन विल बी रिवर्स्ड। तो साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो माइनस अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन एक्स विल बी लेस देन -0, दैट इज 0। तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो गया, और माइनस साइन एक्स हमारा था क्या, एफ डैश एक्स। तो वी कैन राइट बच्चों कि सिंस sin x इज पॉजिटिव इन 0 से पाए बट माइनस साइन एक्स विल बी नेगेटिव इन 0 से पाए, क्योंकि नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स आप क्यों निकाले सर, क्योंकि मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव ऑफ साइन एक्स था, और अगर नेगेटिव ऑफ साइन एक्स लेस देन 0 हो रहा है तो वी कैन से कि एफ डैश एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0। और जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, ओनली डिक्रीजिंग में भी कंसिडर करते हैं। तो हमारा क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल 0 से पाई। इज दैट क्लियर। तो पहला बिट में वही प्रूव करना था कि फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग दिखाना है 0 से पाई में, जो कि हमने दिखा दिया। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। जैसे कि हमको पता है सेकंड इंटरवल हमारा दिया है पाई से 2 पाई, तो पाई हो गया आपका यहाँ पे, एक बार पूरा राउंड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 2 पाई, और वहाँ पे साइन थीटा बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव हुआ देन एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, पॉजिटिव। और जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन को हम क्या ले सकते हैं, ओनली इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक। तो 0 से पाई में वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बट पाई से 2 पाई में वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फॉर बी नंबर केस भी वो हमारा इंक्रीजिंग हमने प्रूव कर दिया। सी में हमको क्या प्रूव करना था कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई मतलब पूरा, इसमें क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो गया आपका नेगेटिव, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो एक ही इंटरवल में 0 से 2 पाई हमारा एक ही इंटरवल था, उसमें वो 0 से पाई में नेगेटिव हो गया, बट पाई से 2 पाई में पॉजिटिव हो गया। मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो 0 से पाई अगर ये वाला है हमारा, तो 0 से 2 पाई सॉरी, तो 0 से पाई में वो क्या हो रहा है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब एक ही इंटरवल में नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जा रहा है, एक भी इंटरवल में वो नेगेटिव होकर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था स्पेशल केस में कि अगर एक ही इंटरवल में वो नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जा रहा है तो वो वाला केस को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई एंड हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यही आपको प्रूव करना था कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो अगर फंक्शन हमारा cos x है तो वो 0 से पाई में डिक्रीजिंग होगा, पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग होगा, और 0 से 2 पाई अगर टोटल इंटरवल हम ले जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा था। दैट्स वाई एक ही इंटरवल में आइदर वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। अगर दोनों ही हो जा रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला केस में। बहुत सही बच्चों। तो ये हो गया आपका टाइप 1 वाला केस, जहाँ पे कि आपको प्रूव और शो करना रहता था। अभी एग्जांपल 4 में हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कि वो फाइंड द इंटरवल बोला है। आपको क्या करना है, इंटरवल को फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, इंटरवल को फाइंड करना है। अभी अगर आपको इंटरवल को फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे, किस टाइप का मेथड को अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एक फंक्शन दिया है x² - 4x + 6, वो बोला है फाइंड द इंटरवल जहाँ पे कि वो इंक्रीजिंग होगा और फाइंड द इंटरवल जहाँ पे कि वो डिक्रीजिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फंक्शन को इंक्रीज होना है तो वो वाला इंटरवल में आपको क्या दिखाना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, और जहाँ पे डिक्रीजिंग दिखाना है वहाँ पे एफ डैश एक्स को क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू 0 लेना है। सिंपल सी बात, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दो, जहाँ पे इंटरवल वो ब्रेक कर रहा है वहाँ पे इंक्रीज होगा और बाकी में वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा बात हो गया, बट करेंगे पहले समझेंगे। और ये जब हम सॉरी बच्चों, अगर हमारा फंक्शन है x² - 4x + 6 तो उसका डेरिवेटिव पहले निकाल दो, क्या निकल जाएगा, 2x - 4। तो वो पहले बिट में क्या बोला है कि इंक्रीज होना है, तो मैं पहले इंक्रीजिंग का कर देता हूँ कि पहले अगर इंक्रीज होना है तो एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन 2x - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डैश एक्स मेरा 2x - 4 निकला था। फिर 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 4 इधर आ गया, देन x मस्ट बी 4/2 दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि x
ग्रेटर देन 2 होगा तभी वही क्या हो, तभी वो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग केस में क्या करेंगे, एफ डेस एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, देन 2x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4, देन x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4/2 और x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। तो x 2 से छोटा के लिए वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, और x बड़ा के लिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो लिखेंगे कैसे उसको कि फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी, 2 भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी में एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इंटरवल लूंगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि वो x से छोटा था, x से छोटा मतलब कहाँ से कहाँ इंटरवल को ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, क्योंकि 2 इंक्लूड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी तो ओपन ही होता है। फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा तो ये अगर आपका नंबर लाइन है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे मैंने 2 को ब्रेक किया, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा था एफ डेस एक्स का। और 2 से इन्फिनिटी में, 2 से इन्फिनिटी में क्या आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। तो 2 से इन्फिनिटी में वो इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ पे वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। सो इन दैट केस हम ऐसे करके इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आपको फाइंड द इंटरवल बोला था, तो ऐसे करके आपको इंक्रीजिंग में एफ डेस एक्स को 0 लेना है और डिक्रीजिंग में एफ डेस एक्स को लेस देन 0 लेके आपको करना है। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं बच्चों, वहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला था, यहाँ पे क्यूबिक वाला दे दिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, पहले एफ ऑफ एक्स को एफ डेस एक्स निकालो, फिर वहाँ से आपका वैल्यू को निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे वो इंक्रीज होगा, कहाँ पे वो डिक्रीज होगा। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ले लिए 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तो पहले एफ डेस एक्स निकालना है आपको, 12x² माइनस 12x प्लस माइनस 72, ये तो आपका एफ डेस एक्स निकल गया। बट यहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली उसका इंटरवल को हम ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लीनियर मिला था, लीनियर फैक्टर मिला था। ध्यान से देखो, ये बात समझ, बहुत बच्चे समझते नहीं है, स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आपका एक 2x माइनस 4 एक लीनियर फैक्टर मिला था, x का डिग्री 1 था। बट यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव भी किया ना, वहाँ पे उसका क्या लीनियर फैक्टर मिला, क्या यहाँ पे उसका ये जो फैक्टर मिला, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा मतलब इधर आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हो, बट ब्रेक करके आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 12x² माइनस 12x माइनस 72 निकला था, मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, x² माइनस x माइनस 6। फिर उसको जब फैक्टराइज कर दिया तो कितना मिला, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। एफ डेस एक्स का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे वो फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, हमारा जीरो होता है, ठीक है ना। तो एक्स का क्या क्या वैल्यू है, फंक्शन जीरो होगा, ऑब्वियसली -3 है, मतलब एक निकलेगा आपका, हाँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या निकला, एक निकला -3 और +2, तो एक ऑब्वियसली x इक्वल टू 3 निकलेगा और एक -2 निकलेगा, ठीक है। तो मेरा ये, इसको क्या बोलते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कि वो x का वो वाला पॉइंट जहाँ पे कि फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वो तो समझ में आ गया सर, क्रिटिकल पॉइंट हमने क्यों निकाला, क्योंकि आपको इंटरवल ब्रेक करना था। तो जो जो क्रिटिकल पॉइंट निकला, जैसे कि 3 और -2 निकला, तो वो वहाँ पे पुट कर दो। तो मेरा पूरा इंटरवल मैंने ले लिया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट -2। देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले 3 और -2 फ्लो में हो जाता है, बट ध्यान रखना है -2 इज लेस देन 3, तो पहले -2 आएगा फिर 3 आएगा। तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो इंटरवल अभी कितना इंटरवल में ब्रेक हो गया, ध्यान से अगर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -2 एक इंटरवल हुआ, -2 से 3 एक इंटरवल हुआ, 3 से इन्फिनिटी एक इंटरवल हुआ, ठीक है। तो 3 इंटरवल में हमने उसको ब्रेक किया। अभी आपको चेक करना है कि कौन सा इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा इंटरवल में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, साइन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, SIGN, साइन चेक करना पड़ेगा। साइन सर कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल सा बात है, लीनियर इनइक्वालिटी या फिर रिलेशन फंक्शन क्लास 11 में जब करते थे, इंटरवल -2 है और माइनस इन्फिनिटी से -2 है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के अंदर कोई भी एक वैल्यू ले जाओ। जैसे कि मैंने ले लिया -3, जैसे कि मैंने ले लिया बच्चों कितना, -3। -3 को कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करके देखना है कि वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि -3 हो गया -6, -3 + 2 हो गया +2, तो माइनस इंटू प्लस सॉरी
-3 जब हमने पुट किया, 12 तो पॉजिटिव है, -3 इंटू -3 -6, -3 इंटू +2 -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फॉर दैट इंटरवल, फॉर ये वाला इंटरवल यहाँ पे आपका क्या वैल्यू दिया, पॉजिटिव वैल्यू दिया। फिर -2 से 3 के अंदर मैं 0 ले रहा हूँ, तो 0 - 3 माइनस 0 + 2 प्लस माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, तो ये वाला इंटरवल में नेगेटिव हो गया। फिर 3 से बड़ा कोई भी पॉइंट लो, जैसे 4 ले लिया, 4 - 3 कितना 1, तो पॉजिटिव, और 4 + 2 6 दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। तो हमने क्या चेक किया, साइन को कैसे चेक करेंगे, वैल्यू पुट करके करना है। तो वहां से आपको क्या मिल गया बच्चों कि -∞ से -2 में उसका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, साइन पॉजिटिव हो रहा है, -2 से 3 के अंदर उसका नेगेटिव हो रहा है, और 3 से इन्फिनिटी में उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हुआ, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हुआ, -∞ से 2 में और 3 से इन्फिनिटी में। तो फॉर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f बिलोंग्स टू कितना, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी। तो उसको यूनियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में को नेगेटिव आ गया है, तो -∞ से -2 में पॉजिटिव आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके उसमें हमारा फंक्शन क्या हो गया, क्योंकि f(x) वहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और f(x) जहाँ पे पॉजिटिव होगा वो इंटरवल में फंक्शन क्या बोलते हैं, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव कहाँ पे हुआ, -∞ से -2, 3 से इन्फिनिटी, तो वो वाला पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन को हम क्या फंक्शन बोलेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। वैसे ही -2 से 3 में फंक्शन क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, तो फॉर दैट इंटरवल वी कैन से इट इज स्ट्रिक्टली ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो देयरफॉर मैंने लिखा नहीं है, देयरफॉर में क्या लिखना है, फॉर द इंटरवल -∞ से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी, -∞ से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी, फंक्शन f(x) इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, और फॉर -2 से 3 f(x) इज लेस देन 0, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। पहले f(x) निकालना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसको इंटरवल में पुट करना है, फिर जो इंटरवल ब्रेक हो गया वो पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू पुट करके आपको देखना है कि साइन क्या आ रहा है। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव साइन हुआ वहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया वहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीज हो गया, खत्म। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? So this is your example number 5. Now coming back to the two most important example, दो most important example है। One is your example number 6 of NCERT, then मतलब मैंने अपने अनुसार 6 और 7 दिया है, आप लोग अपने अनुसार दे देना कितना हो रहा है, ठीक है ना। ओके अभी ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल किया था वहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल फंक्शंस को लेके कर रहे थे। अभी हम फाइंड द इंटरवल ये वाला टाइप 2 का क्वेश्चन दे दिया, बट यहाँ पे क्या दे दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, sin 3x दे दिया, ठीक है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, पहले डेरिवेटिव निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फिर इंटरवल में पुट करो, फिर साइन चेक करो, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे डिक्रीजिंग, सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर। तो यहाँ पे बोला फाइंड द इंटरवल फॉर विच, वो एक इंटरवल दे दिया, एक्स का वैल्यू का इंटरवल दे दिया 0 से π/2 में, वो कहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले आपको तो गिवन लिखना है, जैसे करके गिवन लिखते थे वैसे गिवन लिख देना है। तो गिवन हो गया आपका फंक्शन sin 3x, तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव से हमारा मतलब है, हमको फंक्शन से मतलब नहीं है, हमको उसका डेरिवेटिव से मतलब है। तो डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, 3 cos 3x, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना 3। तो टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तभी तो हम इंटरवल में उसको ब्रेक करेंगे। तो टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट यू हैव टू टेक f(x) इज इक्वल टू 0, एंड इफ f(x) इक्वल टू 0 देन 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो 3 cos 3x इक्वल टू 0 देन cos 3x इक्वल टू 0, और cos x 0 कहाँ पे होता है बच्चों, cos x कहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। तो 3x कहाँ पे 0 होगा, 2n + 1 इंटू π/2 में। तो x, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे cos x था इसलिए मैंने x लिया था, बट यहाँ पे cos 3x है, मतलब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 3x लेना पड़ेगा। तो 3x अगर लेंगे तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 2n + 1 इंटू π/2। तो x कितना हुआ, ये 3 को डिवाइड कर दो इधर में, तो 2n + 1 इंटू π/6 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2n + 1 इंटू π/6। तो अभी n के जगह में 0 पुट करो, तो 0 पुट करने से 1 निकल रहा है π/6, और जब 1 पुट करे 2 इंटू 1 2 + 1 3 π/6 दैट इज π/2। बट π/2 तो हमारा इंटरवल ही दिया है ना, यहाँ पे 0 से π/2 तक ही दिया है, तो π/2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओनली इंटरवल जो कि ब्रेक करेगा दैट इज योर π/6। तो मैं पहले इसमें ब्रेक कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया इतना तक। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला दैट इज π/6। तो
यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 0 दे दिया, यहाँ पे एंडिंग में π/2 दे दिया, तो π/2 तो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट भी हो रहा है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो बाकी बचा है कौन सा π/6। तो ये जो टोटल π/6 है, ये टोटल जो हमारा 0 से π/2 को दो पॉइंट में डिवाइड, दो इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज योर 0 से π/6, अनदर वन इज योर π/6 से π/2। तो आपको देखना है कि फंक्शन का वैल्यू 0 से π/6 में क्या आ रहा है और π/6 के से π/2 में क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया, वो आपको चेक करना है बेसिकली, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, फिर हमको वैल्यू, रैंडम वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा। तो π/6 होता है 30 डिग्री, बट अगर मैं π/6 से थोड़ा छोटा लूँगा, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है, ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमारा ये वाला फंक्शन में है, 3 cos 3x में है, 3 मल्टीप्लाई है x में, तो x में कोई भी वैल्यू पुट करने से 3 से कट हो रहा है, तो मैं π/9 कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि π/6 हमारा लीस्ट वैल्यू है जो कि हमको याद रहता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हमको 15, 10 हमको याद नहीं रहता, बट क्योंकि हमारा 3 × x है तो x के जगह में हम π/9 पुट कर सकते हैं, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, x के जगह में कितना पुट किया, π/9 ये वाला, क्योंकि हमको साइन चेक करना है, आपको बस साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 3 cos 3 × π/9, तो 3 और 9 कट गया, 3 हो गया, तो 3 cos π/3 हुआ, 3 cos π/3, π/3 इज 1/2, तो 3 × 1/2 विल बिकम 3/2, ऑब्वियसली 3/2 दैट मीन्स 1.5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपको साइन से मतलब है, तो आपको क्या मिल गया कि π/9 जब हमने पुट किया 0 से π/6 के इंटरवल में, वहाँ पे हमारा जो साइन निकला वो क्या निकला, पॉजिटिव साइन निकला। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 0 से π/6 में तो वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि π/6 में हमारा वैल्यू कितना हो रहा है, π/6 में π/2 cos π/2 0, तो 0 हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू रख दिया। तो 0 से π/6 में वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। फिर π/6 से π/2 के अंदर मैंने क्या किया ना, π/3 पुट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर में एक रैंडम वैल्यू आपको लेना था, तो मैंने π/3 ले लिया। तो 3 cos 3 × π/3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो बचा कितना, cos π होता है -1, तो 3 × -1 विल बिकम -3। इज दैट क्लियर। यहाँ पे 3/2 पॉजिटिव निकला था, बट यहाँ पे -3 नेगेटिव निकला, तो f(x) इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर π/6 से π/2। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना निकला, नेगेटिव वैल्यू निकला। तो हमको क्या पता चला कि जब हम 0 से π/6 लिए थे इंटरवल, वहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू निकला, बट π/6 से π में जब हमने रैंडम वैल्यू लिया वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू निकला। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फॉर दैट इंटरवल, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/6 f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वो क्या हो गया, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमको इंटरवल बोला था, तो हम बोल देंगे कि 0 से π/6 में वो इंक्रीजिंग होगा, बट π/6 से π/2 में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 से लेस हो रहा है, सॉरी लेस देन 0 हो रहा है, तो उस वाले इंटरवल में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक फंक्शन दे दिया होगा और बोल दिया होगा इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर ओनली डिक्रीजिंग ऑन डेथ, कुछ इंटरवल दे दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो आप लोग कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, उसको नंबर लाइन में शो करके उसको इंटरवल में ब्रेक करना है, फिर चेक करना है, साइन चेक करना है। साइन चेक इज मच मोर इंपॉर्टेंट है, साइन चेक करके देखना है, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या फिर पूरा सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 6 है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी वो बोला है कि एक फंक्शन दिया है आपका, कौन सा फंक्शन, sin x प्लस cos x, इंटरवल दे दिया 0 से 2π तक, और वहाँ पे वो इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फंक्शन गिवन है तो आपको डेरिवेटिव निकाल दो। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x का हो गया -sin x, तो डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x माइनस sin x हो गया डेरिवेटिव। तो वहाँ से आपका x का वैल्यू, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f(x) को 0 ले जाओ, तो -sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, देन sin x विल भी कितना, cos x, तो डिवाइड कर देंगे तो tan x का वैल्यू कितना मिला। अब एक्चुअली हमको x से मतलब है, तो x से मतलब है, मतलब मैंने क्या करना, sin x डिवाइडेड बाई cos x कर दिया, तो sin x डिवाइडेड बाई cos x इज tan x, तो tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x कहाँ पे 1 होता है बच्चों, 0 से π/2 में, एक तो π/4 में 45 में होता है, और एक पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो एक मिला आपको π/4, एक मिला आपको 5π/4, ये दोनों पॉइंट में हमारा tan x क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 से 2π बोला है और इंक्रीज नहीं कर सकते। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे π/4 और एक क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे 5π/4। इतना तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि tan थीटा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मैंने π/4 को चूज किया, थर्ड क्वाड्रेंट से मैंने 5π/4 को चूज किया, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, उसको पहले आपको इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं।
तो ये मिल गया हमारा पहला इंटरवल 0, लास्ट इंटरवल 2 पाई, उसके अंदर में जो दो इंटरवल हमको मिला, एक मिला π/4, एक मिला 5π/4। तो इंटरवल कितना में हो गया, एक मिल गया 0 से π/4, एक मिल गया π/4 से 5π/4, और एक मिल गया 5π/4 से 2 पाई। तो ये आई थिंक इसके बाद आप लोग भी कर पाओगे, कोई भी रैंडम वैल्यू ले जाओ वो इंटरवल से, जैसे कि मैंने ये वाला इंटरवल में π/6 लिया है, ये वाला इंटरवल में पाई लिया है, ये वाला में 3π/2। मैंने जैसा लिया है वैसा लेने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हो, बट जिसका वैल्यू आपको पता होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से π/4 के अंदर π/6 को लिया है, π/4 से 5π के अंदर पाई को लिया है, और 5π/4 से 2 पाई के अंदर 3π/2 को लिया है। वहाँ से वैल्यू चेक करके मैं बताऊंगा कि वो कितना निकल रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पे पॉजिटिव निकला, यहाँ पे नेगेटिव निकला, यहाँ पे पॉजिटिव निकला, तो ऑब्वियसली बात है हमने कर लिया। फिर भी दिखा देता हूँ मैं कैसे किया हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले मैंने 0 से π/6, 0 से π/4 के अंदर, सॉरी बच्चों, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी देखो ध्यान से देखो, 0 से π/4 के अंदर मैंने π/6 को कंसिडर किया था। तो कॉस हमारा डेरिवेटिव क्या था, cos x माइनस sin x। तो cos π/6 माइनस sin π/6 दैट इज √3/2 माइनस 1/2 दैट इज √3 माइनस 1/2। सिंस √3 का वैल्यू 1.7 होता है, तो 1.7 माइनस 1 एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ऑब्वियसली पूरा वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर f' ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग हो गया, कौन से इंटरवल में, 0 से π/4 में, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव निकला था। ठीक है, फिर π/4 से 5π/4 में मैंने पाई को लिया था, तो cos पाई माइनस साइन पाई, cos पाई माइनस 1, साइन पाई 0, तो -1 माइनस 0 -1, व्हिच इज ए नेगेटिव वैल्यू। तो f' क्या निकला, नेगेटिव निकला। एंड इफ f' इज नेगेटिव दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली बात है। तो फॉर π/4 से 5π/4 इट इज डिक्रीजिंग। फिर लास्ट वाला इंटरवल क्या था, 5π/4 से 2 पाई, मैंने वहाँ से क्या कंसिडर किया, 3π/2। तो cos 3π/2 माइनस साइन 3π/2, cos 3π/2 0, ऑड मल्टीपल π/2, साइन 3π/2 -1 क्योंकि नीचे में है, तो 0 माइनस -1, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 1 +1 निकला, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0। एंड इफ f' इज ग्रेटर देन 0 इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि पहला वाला इंटरवल जो लिया था हमने, कौन सा इंटरवल बताओ, 0 से π/4, यहाँ पे वो पॉजिटिव निकला, फिर π/4 से 5π/4 यहाँ पे वो नेगेटिव निकला, फिर π/4 से 2π/4 यहाँ पे पॉजिटिव निकला। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है बच्चों, पहला वाला तो 0 से π/4 में, और 5π/4 से 2 पाई में ये वो इंक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे, π/4 से 5π/4 में। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व और वी कैन फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो दैट्स ऑल बच्चों, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 7 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ योर NCERT। सो जो कि मैंने पूरा बीट बाई बीट आपको समझा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैंने 1 घंटा बोला था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। जिस बच्चों को नहीं समझ में आएगा फिर से रिकैप करके और एक बार जो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसको देखेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे पर्टिकुलर डाउट रहा, तो मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। बट आपको ये सारा अगर एग्जाम्पल समझ गए तो इससे रिलेट करके 6.2 एक्सरसाइज को आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूजन रहा या फिर 6.2 एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं 6.2 का भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें कि मैं 6.2 का जितना भी सोल्यूशन है उसको भी अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। बट जितना भी समझाया है अगर आप लोग अच्छे से पीसफुल माइंड में समझे होगे तो आई होप कि 80 to 90% आप लोग समझ गए होगे। नहीं समझ पाओगे और एक बार जल्दी से रिकैप करके देख लेना कहाँ कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ कहाँ पे नहीं समझ में आया, और जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट करके या फिर मुझे पर्सनली बता सकते हो, ताकि मैं और एक बार अच्छे से आप लोगों को पर्सनली आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्लास को। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम 6.3 का हमारा जैसे टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऐसे 2-3 दिन में ही मैं ट्राई करूँगा कि AOD का कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो जाए, ताकि एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो भी डाउट होगा वो फिर ऑफलाइन क्लास में भी हम समझा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसका नोट्स मैं आफ्टर द क्लास टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। बट समझने के टाइम में यहाँ पे समझ लेना, नोट्स बाद में भी लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे यहाँ तक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सच ए नाइस क्लास। कमेंट करके थोड़ा बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करना, फीडबैक देना कि समझ में आया कि नहीं, और जहाँ पे समझ में नहीं आया उसको भी बताना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ आप लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।